एक पुरानी कहावत है कि जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन खुद ही गड्ढे में गिर जाता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। एक व्यक्ति की दिन दहाड़े ही हत्या कर दी जाती है, लेकिन पुलिस जब अपराधियों को पकड़कर लाती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की। लखनऊ का एक थाना पड़ता है कैसरबाग, और इसी कैसरबाग का एक मोहल्ला आता है गगनी शुक्ला, और इसी गगनी शुक्ला मोहल्ला का रहने वाला प्रत्यूष मणि त्रिपाठी। प्रत्यूष, जिसकी उम्र है लगभग 36 साल के आसपास। प्रत्यूष की पत्नी का नाम है प्रतिभा त्रिपाठी। प्रत्यूष के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और 2 बेटियां। प्रत्यूष जो भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है, जो युवा मोर्चा का पूर्व प्रदेश मंत्री भी रह चुका है। प्रत्यूष जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, लेकिन प्रत्यूष जब नेता बन जाता है, इसके साथ साथ उसके कई सारे दुश्मन भी बन जाते हैं। प्रत्यूष के घर के बगल में ही रहने वाला एक मुस्लिम परिवार, दरअसल उस मुस्लिम परिवार से प्रत्यूष का कुछ अनबन हो जाती है। अनबन होने की मात्र एक ही वजह होती है कि प्रत्यूष उस मुस्लिम परिवार की एक लड़की को फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। वो लड़की रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट नहीं करती है, बल्कि इस बात की जानकारी अपने घर के परिवार वालों को दे देती है। इस बात की जानकारी जब लड़की के घर के परिजनों को मालूम चलता है, वो आकर के प्रत्यूष से झगड़ा तकरार ही नहीं करते हैं, बल्कि उसे धमकी भी देने लगते हैं। प्रत्यूष जो सत्ता पार्टी का नेता तो होता है, लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम परिवार से लड़ नहीं पाता है। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि दोनों ही पक्ष के लोग थाने में जाते हैं और जाकर मुकदमा भी दर्ज कर देते हैं, लेकिन पुलिस भी इस केस को कुछ खास सीरियस तरीके से नहीं लेती है। लेकिन इस वजह से प्रत्यूष काफ़ी डर जाता है। प्रत्यूष जब डर जाता है तो उसके सहयोगी भी जितने होते हैं, सहयोगी भी प्रत्यूष का साथ नहीं देते हैं, क्योंकि प्रत्यूष के जितने भी सहयोगी होते हैं, उन्हें लगता है कि जब प्रत्यूष अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है तो वो हमारी क्या सुरक्षा करेगा। प्रत्यूष इस प्रकार से डर जाता है कि अब वो थाने में जाकर एक गनर का डिमांड करता है, जो प्रत्यूष को नहीं मिलता है। इसलिए प्रत्यूष अपने कई सारे नेताओं से भी जाकर के मिलता है, उनसे सिफारिश भी करवाता है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रत्यूष को गनर नहीं मिलता है। पुलिस प्रत्यूष से कहती है कि तुम्हारी जान की खतरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम देखने में बेहद ही हट्ठा कट्ठा हो। लेकिन प्रत्यूष डर डर कर अपनी ज़िंदगी जीने लगता है। बात कर रहा हूँ मैं 3 दिसंबर 2018 की रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास। प्रत्यूष अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अपने दोस्त आशीष अवस्थी के साथ शहर में जा रहा हूँ कुछ काम के लेकर के, रात्रि तक वापस घर आ जाऊँगा। पर जैसे ही रात्रि के 10 बजे के आसपास बादशाह नगर में पहुँचता है, एक सुनसान जगह पर प्रत्यूष के ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रत्यूष काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पर गिर जाता है। लेकिन प्रत्यूष होश में होता है। प्रत्यूष अपना मोबाइल निकालता है और तुरंत ही नज़दीकी थाने में खबर देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फ़ौरन अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है, तो देखती है कि प्रत्यूष की बाइक एक तरफ में गिरी पड़ी हुई है और प्रत्यूष दर्द के मारे काफ़ी चीख चिल्ला रहा था। पुलिस आनन फानन में प्रत्यूष को लेकर के मेडिकल कॉलेज में जाती है। साथ ही साथ इस बात की जानकारी प्रत्यूष की पत्नी प्रतिभा को दे देती है। लेकिन इस बात की जानकारी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को मालूम चलता है, धीरे धीरे लोग हॉस्पिटल में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इधर डॉक्टर जब प्रत्यूष का ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट के दौरान ही प्रत्यूष की मौत हो जाती है। प्रत्यूष की जैसे ही मौत हो जाती है, इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक होते हैं, उनके अंदर काफ़ी गुस्सा आ जाता है। इसलिए जितने भी समर्थक होते हैं, हॉस्पिटल से लेकर के गली मोहल्ले तक नारे लगाने शुरू कर देते हैं। पुलिस प्रशासन के ऊपर इतना काफ़ी दबाव होता है कि पुलिस भी अब काफ़ी तेज़ी से हरकत में आ जाती है। पुलिस जब इस बारे में प्रत्यूष की पत्नी प्रतिभा से पूछताछ करती है, तो प्रतिभा भी पुलिस प्रशासन के ऊपर ही सवाल खड़ी कर देती है। प्रतिभा कहती है कि मेरे पति पहले ही कह चुके थे कि हमें गनर चाहिए, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। आखिरकार विरोधियों ने मेरी पति की जान ले ही ली। पुलिस प्रतिभा से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारी पति के ऊपर हमला कौन कर सकता है। इस पे प्रतिभा अपने पड़ोस के रहने वाले
उन मुस्लिम परिवारों का नाम बता देती है। जैसे ही नामजद मुकदमा दर्ज होता है, मुस्लिम परिवार से पुलिस 2 लड़कों को हिरासत में लेकर आती है, जिसमें से एक का नाम है सलमान और दूसरे का नाम है अदनान। पुलिस जब इन दोनों को पकड़ कर लाती है, लोगों को जब मालूम चलता है कि प्रत्यूष के ऊपर हमला करने वाले 2 मुस्लिम लड़के हैं, मामला काफ़ी गंभीर हो जाता है। दरअसल मामला हिंदू मुस्लिम का बन जाता है। पुलिस भी उस वक्त काफ़ी एक्टिव होती है, चारों तरफ अपने सिक्योरिटी को फैला देती है और चप्पे चप्पे पे नज़र रखना शुरू कर देती है। इधर प्रत्यूष का जब शव यात्रा निकलता है, शव यात्रा में जन सैलाब उमड़ जाता है। पुलिस को भी डर सताने लगता है कि कहीं मामला बिगड़ ना जाए। हालांकि जब शव यात्रा निकलता है, कुछ लोग उसमें लोगों के ऊपर हमला भी कर देते हैं। इसीलिए पुलिस हालात को देखते हुए इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस सलमान और अदनान से काफ़ी सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन दोनों अपना जुर्म नहीं कबूल करते हैं, क्योंकि दोनों एक ही जवाब देते हैं कि साहब प्रत्यूष के ऊपर जब हमला हुआ था, हम लोग इस शहर में मौजूद ही नहीं थे। पुलिस जब इनके तहरीर पे इनके मोबाइल का लोकेशन निकालती है तो उससे भी साफ मालूम चल जाता है कि ये दोनों उस वक्त शहर में मौजूद नहीं थे। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। फिर भी पुलिस हालात को देखते हुए इन दोनों को जेल भेज देती है। लेकिन पुलिस अब अपराधियों तक पहुंचने के लिए कड़ी मुशक्कत करना शुरू कर देती है। पुलिस उस घटनास्थल पर जाती है जहां पे प्रत्यूष के ऊपर हमला हुआ था। वहां पे पुलिस को एक सीसीटीवी मिल जाता है। पुलिस जब सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को चेक करती है तो आखिरकार उसमें प्रत्यूष के ऊपर हमला करते हुए लगभग 4 से 5 लोग दिखाई देते हैं, लेकिन उनका चेहरा साफ नहीं दिखाई देता है। पुलिस को भी समझ में नहीं आती है कि आखिरकार प्रत्यूष के ऊपर हमला किया किसने है। पुलिस अब अपराधियों तक पहुंचने के लिए प्रत्यूष के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। उस वक्त प्रत्यूष ने जिन जिन नंबरों पर बात किया था, उन सारे लोगों को थाने पर बुलाती है। दरअसल उस वक्त प्रत्यूष लगभग 4 से 5 लोगों से बातचीत किया था, और प्रत्यूष ने जिन लोगों से बातचीत किया था, ये 4 से 5 लोग कोई और नहीं बल्कि प्रत्यूष के दोस्त ही थे, जिसमें से एक का नाम है अनिल कुमार, दूसरे का नाम है महेंद्र गुप्ता, तीसरे का नाम है प्रभात कुमार, चौथे का नाम है अमित अवस्थी और 5वें का नाम है आशीष राणा। पुलिस जब इन 5 को लेकर के थाने में पहुंचती है, इन 5 से एक ही सवाल करती है कि तुम लोगों ने प्रत्यूष से क्या बातचीत किया था। 5 के 5 एक ही जवाब देते हैं कि साहब प्रत्यूष मेरा दोस्त था, इसीलिए हम उससे बातचीत कर रहे थे। लेकिन इससे पहले पुलिस इन 5 के मोबाइल का लोकेशन भी निकाल लेती है। लोकेशन से मालूम चलता है कि इन 5 का मोबाइल का लोकेशन भी प्रत्यूष के आसपास का ही दिखाई दे रहा था। पुलिस जब इन 5 से पूछताछ करती है कि जिस वक्त प्रत्यूष के ऊपर हमला हुआ था, तुम लोग कहाँ पे थे, ये 5 कहते हैं कि साहब हम लोग शहर से बाहर थे। लेकिन जैसे ही इस तरह का झूठ बोलते हैं, पुलिस समझ जाती है कि ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। पर पुलिस को ये समझ में नहीं आती है कि आखिरकार ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त प्रत्यूष के ऊपर हमला हुआ था, इनके मोबाइल का लोकेशन उसके साथ ही दिखाई दे रहा था। इसीलिए पुलिस अब इन 5 से सख्ती से पेश आनी शुरू कर देती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार ये अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब ये प्रत्यूष की हत्या की कहानी बताते हैं तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। दरअसल प्रत्यूष को जब अपनी लाख कोशिश करने के बावजूद गनर नहीं मिलता है, वो डर डर कर अपनी ज़िंदगी जीने लगता है। इसीलिए प्रत्यूष अब गनर हासिल करने के लिए एक प्लान बनाता है। अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग मेरे ऊपर हमला करो। जैसे ही पुलिस को मालूम चलेगा कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, मुझे गनर भी मिल जाएगा और इस वजह से मेरे विरोधी भी जेल के सलाखों के अंदर चले जाएंगे। हालांकि अपने ऊपर हमला करने की जब बात कहता है, उसके दोस्त तैयार नहीं होते हैं, लेकिन प्रत्यूष सबको इमोशनल कर देता है और फिर अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है। इसी प्लान के तहत 3 दिसंबर के रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास जब अपने घर से निकलता है, जैसे ही बादशाह नगर में पहुंचता है, सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी रोक देता है और अपने 5 दोस्तों से बारी बारी से फ़ोन पे बात करता है और सबको वहाँ पे बुलाता है। जब उसके 5 दोस्त पहुँचते हैं तो उसमें से एक दोस्त अपने साथ में एक तेज़धार हथियार भी लेकर आता है। जब 5 इकट्ठे होते हैं, प्रत्यूष उनसे अपने ऊपर हमला करने की कहता है, लेकिन ये लोग चाह कर भी प्रत्यूष के ऊपर हमला नहीं करते हैं। लेकिन प्रत्यूष कहता है कि जो मैं बोला हूँ, अगर तुम लोग वैसा नहीं करोगे तो याद रखना मुझे गनर नहीं मिलेगा।
और जब तक मुझे गनर नहीं मिलेगा मैं खुद का तो क्या तुम लोगों का भी सुरक्षा नहीं दे सकता हूँ। इतना मजबूर कर देता है कि आखिरकार उसमें से आशीष अवस्थी प्रत्यूष के हाथ पे उस चाकू से एक छोटा सा हमला करता है। हल्का सा जब हमला करता है उसके हाथ से खून बहने लगता है, लेकिन प्रत्यूष कहता है कि मात्र इतनी सी चोट की वजह से पुलिस प्रशासन मुझे गनर नहीं देगी। दरअसल हमला कुछ इस प्रकार से करो कि सबको लगे कि हमला करने वाले मुझे जान से मारने की कोशिश किए हैं। प्रत्यूष अपने सहयोगी से कहता है कि तुम मेरे सीने पे वार करो। इसलिए आशीष राणा उस चाकू को लेकर के प्रत्यूष के सीने पे वार करता है, लेकिन जब उसके सीने पे वार करता है गलती से वो चाकू उसके सीने पे तेज से वार हो जाता है, जिसकी वजह से उसके सीने से काफ़ी मात्रा में खून बहने लगता है। दर्द जब होती है प्रत्यूष अपने आप को कैसे भी संभाल लेता है और अपने सारे दोस्तों को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। जब सारे दोस्तों उसका वहाँ से चले जाते हैं उसके बाद से खुद प्रत्यूष ही पुलिस के नंबर पर फ़ोन करता है और इस बात की जानकारी देता है। लेकिन पुलिस जब घटनास्थल पर पहुँचती है प्रत्यूष को उठा करके लेकर हॉस्पिटल में जाती है, लेकिन प्रत्यूष जब हॉस्पिटल में पहुँचता है तब तक उसके शरीर से काफ़ी मात्रा में खून बह चुका था और ज़्यादा मात्रा में खून बह जाने की ही वजह से आखिरकार प्रत्यूष की मौत हो जाती है। आशीष राणा कहता है कि साहब हम लोगों ने जानबूझ करके प्रत्यूष को नहीं मारा है। हालांकि सब के सब जब अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं पुलिस इन सबको अपने कस्टडी में लेकर सलाखों के पीछे भेज देती है, लेकिन पुलिस को ये मालूम होता है कि जब ये खबर लोगों को मालूम चलेगा कोई भी इस बात को यकीन नहीं करेगा। इसीलिए पुलिस पुख्ता सबूत इकट्ठा करती है। दरअसल प्लान के तहत कुछ दिन पहले ही प्रत्यूष का एक दोस्त अमीनाबाद के एक मेडिकल स्टोर से एक ग्लव्स भी खरीद कर लाया था। पुलिस उस मेडिकल स्टोर पर जाती है और जा कर के वहाँ से सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग निकालती है, जिस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में ग्लव्स को खरीदते हुए वो मिल जाता है। पुलिस इसी का आधार बना करके प्रेस वार्ता करती है और फिर इस केस का खुलासा करती है। हालांकि इस बात की जानकारी जब प्रत्यूष की पत्नी प्रतिभा को मालूम चलता है, प्रतिभा कहती है कि पुलिस अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है। दरअसल पुलिस जब अपराधियों को नहीं पकड़ पाई प्रत्यूष के दोस्तों को ही इस केस में फंसा दिया है। प्रत्यूष की पत्नी इस केस की सीबीआई की मांग कर रही है। फिलहाल इस केस की फाइल बंद पड़ी हुई है और सलमान और अदनान को पुलिस ने रिहा कर दिया है। दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।